अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को शुरू किया था। कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से हमने डिस्कस करना शुरू किया था और हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोसेकेराइड की एक क्लास मोनोसेकेराइड का बोर्ड लेक्चर दिया। दूसरी क्लास में हमने प्रीवियस लेक्चर जो है वो ओलिगोसेकेराइड पे दिया और आज हम तीसरी क्लास पॉलीसेकेराइड पे लेक्चर देने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रॉन की जाती है। नंबर ऑफ सेक्रॉन्स, नंबर ऑफ शुगर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि उसको किस क्लास में रखना है। अगर एक सेक्रॉन है तो उसे मोनोसेकेराइड में रखना है, एक शुगर है उसे मोनोसेकेराइड में रखना है, 2 से 10 तक हैं, 2 to 10 हैं तो उसे ओलिगोसेकेराइड में रखना है, और अगर मोर देन 2 हैं, अप टू 100 तक हैं तो उसे पॉलीसेकेराइड में रखना है। पोली कई सेकेराइड मींस सेक्रॉन्स, कई एक सेक्रॉन्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसेकेराइड कहलाता है। अब ये जो क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो रिड्यूसिंग भी शुगर्स हो सकती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर उस शुगर को कहते हैं, उस सेक्रॉन को कहते हैं जो खुद तो ऑक्सीडाइज होती है और किसी दूसरे को रिड्यूस कर रही होती है, उसमें रिडक्शन कर रही होती है। तो ऐसी शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जिसमें मोनोसेकेराइड इज द रिड्यूसिंग शुगर। ओलिगोसेकेराइड में जो कुछ डाइसेकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर हैं। कौन कौन सी? लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं जो कि खुद ऑक्सीडाइज होती हैं, किसी दूसरे को रिड्यूस करती हैं। जबकि हम बात करें तीसरी डाइसेकेराइड सुक्रोज की, तो डाइसेकेराइड तीसरी सुक्रोज जो है ये अपनी माल्टोज और लैक्टोज जैसी डाइसेकेराइड की तरह रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये डाइसेकेराइड सुक्रोज और बाकी ओलिगोसेकेराइड जो हैं, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा जो भी हैं, ये और तमाम पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। पर अगर हमने बात की पॉलीसेकेराइड की, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा जाफर बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने मजीद जो कीमती राय है उसको कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों के पास जो है वो लेक्चर डिलीवर कर सकूं। तो बात कर रहा था कि पॉलीसेकेराइड में कई एक सेक्रॉन्स पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ये पॉलीसेकेराइड 2 तरह का होता है, एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड, दूसरा होमोपॉलीसेकेराइड। ये तो जानते हैं, ये तो कंफर्म है कि पॉलीसेकेराइड जो है कई एक मोनोसेकेराइड्स के मिलने से वजूद में आता है। हाँ मगर, क्या कहा मैंने? हाँ मगर वो मोनोसेकेराइड्स हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 50 हैं, 100 हैं, कितने हैं हमें नहीं इसका मतलब अभी बात करना, हम उसकी तादाद को काउंट नहीं कर रहे। हम सिंपल ये कहने वाले हैं कि वो पॉलीसेकेराइड जो मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल है, अगर वो तमाम की तमाम एक जैसी मोनोसेकेराइड पर मिलके एक पॉलीसेकेराइड बना हुआ है तो वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। और अगर वो पॉलीसेकेराइड मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है
तो देन वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल में हम एगर और पैक्टिन की बात करते हैं, मगर जब होमोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन की बात करते हैं। हम चारों का मतलब अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि हम बता सकें कि पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के हवाले से बात कर चुका हूं, जिसमें 1/2 लिंकेज, 1/4 लिंकेज के हवाले से बात की। तो ये पॉलीसैकेराइड जो हैं ये हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज देती हैं, मोनोसैकेराइड को यील्ड करती हैं। ये चूंकि पॉलीसैकेराइड जो हैं इनमें मोनोसैकेराइड की तादाद ज्यादा होती है। मोनोसैकेराइड की तादाद का मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होती हैं। चूंकि बल्कि किस्म का कंपाउंड होता है तो यही वजह है कि ये बल्कि किस्म के पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम आते हैं, और इनको जो मुतलका ऑर्गेनिज्म है इसमें ये पाए जाते हैं उसको एनर्जी देने के काम आते हैं। मतलब ये कि वो ऑर्गेनिज्म जब एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर उसने यूज करना है तो इन पॉलीसैकेराइड को लेगा, इनको जो है वो अपने जिस्म में रखेगा ताकि वो एनर्जी को इनमें स्टोर कर सके इनके जरिए से, और बावक्त जरूरत इसकी हाइड्रोलाइसिस करके, इसकी ब्रेकडाउन करके, इसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, उसकी ग्लाइकोलाइसिस करके उससे एटीपीज हासिल की जा सके। तो दैट्स व्हाई पॉलीसैकेराइड जो हैं वो एक मेजर कंपाउंड है, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, जो एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के नाम से पहचाने जाते हैं। और ये पॉलीसैकेराइड बहुत मुंह में भी डाइजेस्ट है। और अगर मैं बात करता चलूं इसके लिहाज से कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइजेशन के लिहाज से क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्विक सोर्स ऑफ फर्स्ट जो है वो वे है एनर्जी को लेने का, एटीपी को लेने का, क्योंकि ये मुंह के अंदर ही ऑरल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं जो है इस वजह से, और ये फौरन एनर्जी प्रोवाइड करने के काबिल हो जाते हैं। इस वजह की बुनियाद पर इन्हें कहा जाता है। अब हम अगर आगे चलें इनके एग्जांपल की बात करें तो पहले एग्जांपल मैंने ली है स्टार्च की। ये स्टार्च जो है ये कहां पे पाया जाता है, ये स्टार्च जो है कहां पे पाया जाता है और क्या क्या है। स्टार्च जो है एक तो ये प्लांट के जिन हिस्सों में पाया जाता है, जिन हिस्सों में स्टोर होता है वो कौन कौन से हैं, रूट है, स्टेम है, सीड है। 3 पोर्शन है जहां प्लांट में ये स्टोर होता है। कौन, रूट, स्टेम और सीड में। स्टार्च जो है प्लांट्स में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है, प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज के तौर पे पाया जाने वाला कंपाउंड है पॉलीसैकेराइड, जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और इनके अंदर स्टोर होता है, बवक्त जरूरत एनर्जी देने के काम आता है। ये प्लांट में स्टोर होगा तो 3 पोर्शन में, कौन कौन से, या ये रूट में होगा, या ये स्टेम में होगा, या फिर ये सीड में होगा। अब हम आगे चलते हैं तो ये इसके एग्जांपल है। तो सीरियल ग्रेन्स जो हैं, अनाज जो है ये सीड के तौर पे इनमें स्टोर होता है। अगर हम बात करें पोटैटो की, आलू की, तो ये ट्यूबर है, ट्यूबर स्टेम है, उसमें स्टोर जो है वो होता है, स्टोर होता है। तो बाहर हम आगे चलते हैं। अब इसकी डाइजेशन कहां, डाइजेशन 2 मेन पार्ट्स में, एक ऑरल कैविटी में, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के बाद। ऑरल कैविटी में ये फौरन डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पर डाइजेस्ट कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च है। इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है अमाइलेज। क्या नाम है जिनका, अमाइलेज है। अब अमाइलेज करता क्या है, अगर वो सलाइवा में मौजूद है, ऑरल कैविटी में मौजूद है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, जहां भी मौजूद है, काम उसका क्या है, स्टार्च की ब्रेकडाउन करना है, स्टार्च को तोड़ना है, स्टार्च को तोड़ के उसकी हाइड्रोलाइसिस करना है। अभी अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा किसमें, माल्टोज में। मतलब कि पॉलीसैकेराइड जो है विल नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड। If we are thinking that it will be possible, a polysaccharide, a starch
will be directly converted into glucose, then I will be wrong there. ये पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, ये पॉलीसेकेराइड पहले कन्वर्ट होगा डाइसेकेराइड में, देन वो डाइसेकेराइड कन्वर्ट होगा मोनोसेकेराइड में। अब क्या होता है कि स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। माल्टोज है, ये स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में, अमाइलेज कन्वर्ट करवाता है स्टार्च को माल्टोज में, और फिर ये माल्टोज जो है उस पे एंजाइम एक्ट करता है माल्टेज, और इस माल्टोज को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह ही इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। अब स्टार्च जो है, अगर इसको चेक किया जाए सोल्यूशन में, आयोडीन टेस्ट किया जाए, तो आयोडीन टेस्ट में ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। और अगर आयोडीन टेस्ट किया जाए, हमें नहीं पता कि क्या चीज मौजूद है, उसको लें आयोडीन टेस्ट में डालें, अगर वो ब्लू कलर दे तो वो इंडिकेटर है, वो ये बताएगा कि भाई वो स्टार्च है जो हमने उसके अंदर डाला है सोल्यूशन। ठीक है। अब ये स्टार्च जो है वो दो तरह की वो होता है, एक अमाइलोज, दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अगर वो अनब्रांच्ड है, उसका स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है, देन वो अमाइलोज है। अगर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है तो वो अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड है और हॉट वाटर में सॉल्युबल है, हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और अमाइलोपेक्टिन जो है जो है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, वो हॉट वाटर में भी और दूसरे वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं है, किसी सूरत भी वाटर में सॉल्युबल नहीं। अब सवाल ये है कि अमाइलोज ब्रांच्ड क्यों है, अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज जो अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच, अमाइलोज अनब्रांच्ड। कैसे? हमने पीछे बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि 104 लिंकेज ये है जिसमें एक मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 1 दूसरे मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 4 के साथ क्या करे, उनके दोनों के हाइड्रोक्साइड जो है मिले, उनमें से वाटर जो है वो निकले, और दरमियान में ऑक्सीजन जो है वो एक मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 1 को दूसरी मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 4 के साथ जोड़े, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए, तो वो 104 लिंकेज होता है। 104 बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि एक मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 1 और दूसरी मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे अमाइलोज जो है इसमें 104 लिंकेज पाई जाती है कि मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, मगर 104 लिंकेज के साथ सीधी एक चेन में एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये एक ग्लूकोज है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, जबकि ये दूसरी ग्लूकोज 1 2 3 4 5। अब इसमें एक मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 1 और दूसरी मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 4 के साथ ये लिंकेज बना रही है, और वो लिंकेज क्या है, 104 लिंकेज। क्या है भाई, ये लिंकेज क्या है, 104 लिंकेज है। अब यहां से वाटर रिलीज होगा, और ये ऑक्सीजन जो है इसकी हाइड्रोक्साइड में से ऑक्सीजन जो थी, इसकी हाइड्रोजन और इसकी हाइड्रोक्साइड हमने पिछले लेक्चर में बना के दिखाया था। इसकी हाइड्रोक्साइड इसके हाइड्रोजन, यहां से पानी निकलेगा, वो हाइड्रोलिसिस जो है वो बॉन्ड निकल जाएगा, वाटर में बन के निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी इस कार्बन के साथ, इसके साथ। ये जो बॉन्ड बना ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जो कि इसकी कार्बन और इसकी कार्बन, एक मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 4 दूसरे मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 1 के दरमियान बॉन्ड बनेगा, लेकिन दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद होगी, इससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। और चूंकि ये पॉलीसेकेराइड है, ज्यादा सारे का जो है वो मोनोसेकेराइड से मिलते हैं, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते जाएंगे, एक चेन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगी, इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये एक स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर बनता है। जब एक स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर बनता है तो इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये इसलिए वन चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जिसे ब्रांच्ड नहीं कहते, अनब्रांच्ड है, ये अमाइलोज है। दूसरी तरफ है अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड है। दूसरी तरफ क्या है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, सॉरी ब्रांच है, अमाइलोपेक्टिन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 106 लिंकेज पाई जाती है। 106 लिंकेज क्या है कि एक मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 1
दूसरे मोनोसेक्राइड की कार्बन नंबर 6 के दरमियान जो दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो आपस में अटैच होंगे, उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन जो है कार्बन एक मोनोसेक्राइड की कार्बन नंबर 6 और दूसरी मोनोसेक्राइड की कार्बन नंबर 1 के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये 1 लिंकेज होगा। कैसे, ये देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसकी कार्बन नंबर 1 और इसकी कार्बन नंबर 6 के दरमियान हम देख रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये अमाइलो फैक्टर में होता क्या, पहले 1O4 लिंकेज चलती है, मतलब स्ट्रेट चेन चली, कुछ स्ट्रेट चेन चलने के बाद फिर कुछ जो मोनोसेक्राइड है वो 1O4 लिंकेज से जुड़ती हैं और बाद में जो बाकी आने वाले जो मोनोसेक्राइड हैं वो क्या करती हैं, उसमें से कोई या कुछ एक या दो या कुछ जो है वो क्या करती हैं, वो 1O6 लिंकेज बना के एक नीचे चेन बनाती हैं और एक नीचे की तरफ जो है वो फिर आगे 1O4 लिंकेज शुरू हो जाती है। मतलब इसमें 1O4 लिंकेज भी है, 1O6 लिंकेज भी है, तो दोनों पाई जाती हैं। इसीलिए तो इसको ब्रांच चेन कहते हैं। स्ट्रेट चेन भी है, 1O6 लिंकेज जब हो जाएगा, जैसे स्ट्रेट चेन में चल रहा है 1O4 लिंकेज, जब 1O6 आएगा तो नीचे की तरफ जो है एक चेन बनाएगा और फिर 1O4 लिंकेज में यूं चल जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच है। ये अमाइलो पैक्टर है। फिर कह रहा हूं 1O6 लिंकेज जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो अमाइलो पैक्टर में पाई जाती है, ब्रांच्ड है। ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं जनाब, ग्लाइकोजन की दूसरी एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड की। इसे एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोजन को जो है वो एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है और ये कहां पे स्टोर होता है, एनिमल्स के अंदर लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। ये एनिमल्स में पाया जाने वाला ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर से जाना जाता है, जिसको लिवर और मसल्स में एनिमल स्टोर करते हैं और जब वक्त जरूरत आती है इसकी ब्रेक डाउन करके, इसको जो है ब्रेक डाउन करके लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि मसल्स और लिवर में पाए जाने वाले ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, उसकी ग्लाइकोलाइसिस की जा सकती है। और अगर कभी ऐसा हो कि वो एंजाइम वर्क ना कर सके, इस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन ना कर सके मसल्स में और लिवर में, तो देन ये मसल्स और लिवर में ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टोरेज डिजीजेस कॉज करता है। बहरहाल हमारा टॉपिक उसकी तरफ नहीं, लेकिन बता रहा हूं कि जब ये ज्यादा स्टोर हो जाए ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में, लाइसोसोम इसकी ब्रेकडाउन ना कर सके, एंजाइम उसको ना दे सके, वो एंजाइम जिसकी ब्रेकडाउन करते हैं, जिसकी स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से इसकी जो है वो फिर स्टोरेज डिजीज हो जाएगी। अब दूसरी चीज है कि इसको एनिमल स्टार्च में मतलब जाना जाता है। जिस तरह प्लांट में स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है, उसी तरह एनिमल्स में ग्लाइकोजन वही काम कर रहा है जो स्टार्च प्लांट में कर रहा है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर इसको आयोडीन टेस्ट किया जाए ग्लाइकोजन का तो ये रेड कलर शो करता है। क्या कलर शो करता है? ये रेड शो करता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर जिस तरह स्टार्च का अमाइलो पैक्टर है उसी तरह इसका स्ट्रक्चर है। मतलब अमाइलो पैक्टर भी ब्रांच स्ट्रक्चर है तो ग्लाइकोजन भी ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसमें भी 1O6 लिंकेज पाई जाती है, अमाइलो पैक्टर में भी 1O6 लिंकेज पाई जाती है। ठीक है। आगे तीसरी बात करते हैं जनाब, तीसरा पॉलीसेकेराइड है कौन है? सेलुलोज। सेलुलोज अर्थ पे, जमीन पे, इस पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं यूं कहूं पॉलीसेकेराइड को, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ो, ये तो लिमिटाइज हो जाएगा। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो सेलुलोज है। कौन है जी? सेलुलोज है, जो कि सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। जो उसकी सेलुलोज जो बनी होती है, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है और हेमी सेलुलोज से बनी होती है। और 100% अगर हम प्योर सेलुलोज की बात करें तो कॉटन, कपास जो है वो 100% जो है वो 100% जो है वो प्योर किस्म का एक सेलुलोज है। अब ये पॉलीसेकेराइड जो कि 100% जो प्योर जो है सेलुलोज है, ये 1O4 लिंकेज से बना होता है। लेकिन 1O4 लिंकेज में होता क्या है? होते ग्लूकोज है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनाते 1O4 लिंकेज है, लेकिन दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो सीधे अटैच नहीं होते। अगर एक सीधा पड़ा तो दूसरा इन्वर्टेड है, तीसरा सीधा, फिर चौथा इन्वर्टेड, पांचवा सीधा, छठा इन्वर्टेड। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सीधा, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा सीधा, चौथा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मैनर्स में ये 1O4 लिंकेजेस की पाई जाती है। कैसे? जिस तरह ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, इसको ऊपर वाले हिस्से को छोड़े को, ये एक कार्बोहाइड्रेट है 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज है,
उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो इसकी 1 कार्बन इसकी 4 से लिंक बना रहा है, लेकिन इसका जो CH2 6 कार्बन ऊपर है, इसकी 6 कार्बन नीचे, लिहाजा ये ऊपर सीधा है, ये इन्वर्टेड है। तो इसी तरह आगे फिर सीधा फिर इन्वर्टेड, फिर सीधा फिर इन्वर्टेड, तो इस कंडीशन में स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सेलुलोज जो है वो होता अनब्रांच्ड है, लीनियर चेन वाला होता है, मगर ये लीनियर चेन वाला क्या है, इन्वर्टेड ग्लूकोज मौजूद होते हैं, एक ग्लूकोज सीधी तो दूसरी उल्टी, तीसरी सीधी तो चौथी उल्टी, लेकिन होता है इनमें 1/4 लिंकेज। अब ये सेलुलोज जो है इस पे एंजाइम एक्ट करता है सेलुलेज। ये सेलुलेज जो है सेलुलोज को तोड़ता है और किस में कन्वर्ट करता है, डाइसैकराइड में। और वो डाइसैकराइड कौन सी है, सिलोबायोस। सेलुलोज को जब भी सेलुलेज एंजाइम तोड़ता है वो डायरेक्ट मोनोसैकराइड में कन्वर्ट नहीं करता, वो सेलुलोज को तोड़ता है तो किस में कन्वर्ट करता है, सिलोबायोस में। सिलोबायोस डाइसैकराइड है, ये देन कन्वर्ट होती है किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ये फाइबर कंडीशन जो एनिमल्स हैं उनमें ये नहीं होता, मगर जो हर्बीवोर्स हैं उनमें ये सेलुलोज एंजाइम जो डाइजेस्ट करने के काबिल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सेलुलोज होता नहीं है, मगर उनके जिस्म में, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिम्बायोसिस के जरिए बैक्टीरिया मौजूद होता है जिनके अंदर जो है वो सेलुलोज एंजाइम होता है, वो उसको तोड़ के सेलुलोज एंजाइम के जरिए सेलुलोज को तोड़ते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं, तभी वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। वो करना नहीं। उसके बाद लास्ट जो है उसकी टाइप है काइटन। जो है काइटन जो है पूरा अर्थ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पाया जाते हैं, जो मोस्ट पाए जाते हैं उनमें सेकंड नंबर पे, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है वो क्या है, काइटन है। ये फंजाई की सेलुलोज के नाम से जाना जाता है। फंजाई के सेल वॉल में ये काइटन पाया जाता है, उसकी सेल वॉल जो काइटन से बनी होती है। उसके अलावा आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन है, जो बैरूनी ढांचा है, उसमें भी ये काइटन जो है वो ये पाई जाती है। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है और ये इसके रेसिड्यूज क्या है, किससे डिराइव किया गया, एन एसिटल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटल ग्लूकोसामाइन जो है ये इसका जो है इससे ड्राइव किए गए काइटन को। इससे ड्राइव क्यों की गई, ये देखिए, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, जिसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन है। ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकराइड है, लेकिन इसके कार्ड नंबर 2 पे देखो, ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होना था ना अगर एक कॉमन कार्बोहाइड्रेट होती, लेकिन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हमें ये चीज नजर आ रही है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके साथ ये अल्फा कार्बन है जो ऑक्सीजन साथ अटैच हुई, ये मिथाइल ग्रुप साथ अटैच है, ये यहां तक जो है वो एसिटल ग्रुप है। लेकिन चूंकि ये नाइट्रोजन अटैच है तो नाइट्रोजन जो है ये यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन ये अमाइनो ग्रुप होता है NH2, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 2 हाइड्रोजन लगते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो बॉन्डें बना रहे हैं, एक साइड से अल्फा कार्बन के साथ, एक साइड से ये कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोसैकराइड है उसकी कार्बन नंबर 2 के साथ, तो इसी वजह से ये हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसैकराइड की, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बनाती है, दूसरी साइड से अल्फा कार्बन जो है एसिटल ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बना रही है, इसी वजह से इसे एन एसिटल ग्लूकोसामाइन के नाम से जाना जाता है। और ये एन एसिटल ग्लूकोसामाइन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, अब इसमें भी ये चीज देखें, एन एसिटल, इस तरह सारी की सारी जो है कार्बोहाइड्रेट इसी तरह एन एसिटल ग्लूकोसामाइन है, इसमें भी और इसमें भी, ये सारी क्या है 1/4 लिंकेज से जुड़ी होती है, लीनियर है, चेन स्ट्रक्चर है। मगर होता क्या है, ये भी उसी तरह जिस तरह सेलुलोज में इन्वर्टेड है, एक सीधी तो दूसरी इन्वर्टेड, तीसरी सीधी तो चौथी इन्वर्टेड, इस तरह जो है ये पाई जाती हैं। तो जो है इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। काइटन का अबाउट हमने बात की, सेलुलोज के अबाउट बात की, ग्लाइकोजन के अबाउट बात की, हमने स्टार्च के अबाउट बात की, हमने पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को वाकईतन कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।